हेलो साथियों, तो आज हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी में जो स्टैटिक जीके आता है इससे संबंधित। तो अगर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एसएससी में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से मोस्टली 7 से 8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के देखने को मिल जाएंगे। तो आपको स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से आना चाहिए, और अगर स्टैटिक जीके आता है तो इसके साथ बहुत सारे टॉपिक और क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आपकी ज्योग्राफी हो गई, एंड जो आपके हिस्ट्री हो गई। तो इनके जो मेनली टॉपिक होते हैं वो किस में कवर हो जाता है, आपके स्टैटिक जीके में। तो आपको ये क्लासेज मैं लगभग 15 क्लासेज लूँगा जो आपके 10 सवाल राइट करवा देगी। कितने सवाल? 10 सवाल राइट। तो आपको इस क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो अगर 10 सवाल तुम इसमें से राइट करोगे, यानी कि आपके 20 नंबर यहाँ से बन रहे हैं। तो 15 क्लास में, 15 से 20 क्लास में आपके 20 नंबर बन रहे हैं, तो इससे अच्छी तो क्या बात हो सकती है। आपको चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन आज का अपना टॉपिक रहने वाला है आपके जो यूनेस्को में जो शामिल स्थल है उनके बारे में, ठीक है। तो आज यूनेस्को से संबंधित जो भी आपके साइट है वो हम कवर करेंगे, और इसकी आपके 2 क्लासेज लग सकती है। देखते हैं हम आज कितना कवर हो जाता है, और लगभग आपके 15 से 20 क्लासेज में ये ख़त्म हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले अच्छे से करवा के वापस से रिवाइज भी करवा दिया जाएगा। तो जो भी आपके एसएससी का बंदा है यहाँ पे, वो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके ये क्लासेज लास्ट में बहुत ही शानदार होने वाली, ठीक है। तो चलिएगा आज की हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज अपना पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया, और बाकी आपके हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से बताता हुआ चलूँगा, तो आपको ध्यान से देखनी, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ आपके जो इंडियन यूनेस्को साइट्स है, इनमें से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो, और आपको मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से आपका मेनली एक क्वेश्चन और कभी ना कभी 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलिएगा, तो आप क्लास में अच्छे से ईयरफोन लगा के बैठ जाइएगा, पूरा ध्यान लगा के, ठीक है। तो करते हैं अपनी आज की क्लास स्टार्ट। तो आज का अपना पहला टॉपिक है भारतीय यूनेस्को स्थल। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त 43 पूर्ण विरासत धरोहर स्थल, यानी कि कितने? 43 है। कितने? 43 टेंजिबल का मतलब है जिसको आप छू सकते हो, यानी कि मूर्त विरासत धरोहर कितने हैं आपके? 43। टेंजिबल का या मूर्त विरासत का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हो, ठीक है। ये कितने? ये है आपके 43, जिसमें से 35 सांस्कृतिक है, यानी कि 35 तो आपके कल्चरल है, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड, यानी कि 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के मैं आपको और एक खास बात बता दूं कि आपको है ना, जो चीज़ मैं इंग्लिश में याद करने का बोलूँ वो आप इंग्लिश में याद करोगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जिससे आप हिंदी में नहीं समझ पाओगे उससे आप इंग्लिश में समझ पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़े थोड़े वर्ड जो मैं आपको इंग्लिश में बोलूँ वो आपको इंग्लिश में याद करते हैं। तो 43 है आपके टेंजिबल हेरिटेज साइट। तो कितने? 43, जिसमें 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड, यानी कि 1 मिश्रित है। अब एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल वो होता है जिनको आप छू नहीं सकते। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो मान लो कोई मंदिर है, तो आप मंदिर को छू सकते हो, तो वो किस में आ जाएगी? टेंजिबल में आ जाएगी। जैसे कोई किला है जिसको अगर आप छू सकते हो, अब कोई किला बना है, फोर्ट बना, तो उसकी दीवार को आप, उस किले को आराम से छू सकते हो, तो वो कौन सा आ जाएगा? टेंजिबल। लेकिन मैं बोलूँ कि कोई नृत्य है, क्या है? नृत्य है, डांस है, कोई सॉन्ग है, तो क्या आप गाने को छू सकते हो? क्या गाने वाले को सुन सकते हो, लेकिन गाने को थोड़े सुन सकते हो आप, तो वो इंटेंजिबल हो जाता है, यानी कि जिनको छुआ नहीं जाता। मैं बोलूँ किसी डांस को,
तो डांस को आप थोड़ी छू सकते हो, डांस करने वाले को छू सकते हो, लेकिन उस प्रॉपर उस डांस को थोड़ी छू सकते हो। डांस तो एक भावनात्मक और एक क्रियात्मक इकाई, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके इंटेंजिबल। तो 43 तो टेंजिबल और इनटेंजिबल है आपके 15, ठीक है। अब इसमें यूनेस्को स्थल कितने, आपके सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य है तो वो है महाराष्ट्र है। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने, 6 यूनेस्को स्थल है, 5 + 1, ठीक है। चलिएगा, तो ये है आपके संयुक्त रूप से 6 है, क्लियर। चलिएगा, भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना। तो भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1946 में। चलिएगा, 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार किया। देखो, शामिल तो आपके 1946 में हो गया, लेकिन इसको स्वीकार कब किया, तो ये 1977 में किया था, क्लियर। चलिएगा, सर्वाधिक यूनेस्को स्थल अगर विश्व में बात करें तो कहाँ पे, इटली में 60 है और चाइना में 59। तो इटली में 60 एंड चाइना में 59। ये संख्या आपसे कोई नहीं पूछा जाती, लेकिन इतना पूछ सकता है कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पे है, तो इटली में। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला शहर कहाँ पे, तो ये कार्डोबा है स्पेन का। कहाँ का, कार्डोबा स्पेन का। चलिएगा, आगे है 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया। तो 30 जुलाई 2024 को जो दिल्ली में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति हुई थी, इसका 46वां जो सत्र हुआ था, इसमें 24 नए विरासत को शामिल कर दिया है, क्लियर। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे, इटली में सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद चाइना का दूसरे नंबर पर आता है। तो सर्वाधिक जो विश्व धरोहर है वो कहाँ पे है, इटली में है, और उसके बाद चीन का नंबर आता है। भारत में 43 स्थल है। भारत में कितने, 43 है, जिसमें नवीनतम है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये जो पूरा आपके यहाँ पे पैराग्राफ है ना, पॉइंट है ना, ये लाइन, ये आपका 100% कहीं ना कहीं छपेगी, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। भारत में कितने हैं, तो भारत में 43 स्थल हैं, जिसमें से नवीन है असम का मोईधाम। असम का मोईधाम अहोम राजवंश की माउंट देपन प्रणाली, तो ये है वो आपके नवीनतम में। फिर से बता रहा हूँ, असम का मोईधाम और अहोम राजवंश की माउंट दफन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और इंडिया में है आपके 43 स्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिएगा, और इनके जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना, तो हो सके तो इनको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मैं आपको एक बार ये पूरा पढ़ा दूँ, इसके बाद वापस हम इस मैप पे आएंगे, तो आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अभी आपके ये मैप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको आपके टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, वैसे ही आपके ये पूरा समझ में आ जाएगा मैप, क्लियर। चलिएगा, अब जो अपने 43 है, इनको आपको याद करना है। अब 43 में से आपके जो मेन है वो तो आपको 100% याद भी होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 टाइप से सवाल बन जाते हैं, एक तो घोषित कब हुआ था, और एक कौन सा स्थल है शामिल और कौन सा स्थल शामिल नहीं है, और एक उसकी कोई खास बात है तो वो हो सकता है, और एक कौन से स्टेट में। तो यहाँ पे ये 4 से 5 क्वालिटी के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके तो कवर हो गई, ठीक है, जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो तो कवर हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हिस्ट्री की भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, एंड कुछ आपके ज्योग्राफी के भी फैक्ट यहाँ पे शामिल कर रखे हैं। तो चलिएगा, यहाँ पे पहला आता है आगरा का किला। तो भारत का पहला जो शामिल हुआ था वो कौन सा था, विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल, तो ये है आगरे का किला।
आगरा का किला किसने बनाया, तो आप बोलोगे कि भाई अकबर ने बनाया। किसने बनाया, अकबर ने बनाया। और इसमें क्या है मेन बात, जहांगीर महल है और खास महल भी है, ठीक है। तो भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल, ये चारों चारों कहाँ पे, आगरे के किले से संबंधित है। आगरा किला कहाँ पे, आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, और ये 1983 में शामिल कर लिया था। कब किया था, 1983 में। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगरा का किला भारत का पहला है, अकबर द्वारा निर्मित है, और जहांगीर महल और खास महल यहाँ पे है, और इसको 1983 में शामिल किया था। अब 1983 में ही आपके ताजमहल को शामिल किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो ताजमहल कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। 1983 में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें शामिल कर लिया गया है। 1631 से 1648 के बीच निर्माण हुआ। तो कब निर्माण हुआ, 1631 में स्टार्ट हुआ और 1648 तक ये बन के पूरा इसका काम हो गया। शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। और इसके वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ताजमहल के जो वास्तुकार है, आर्किटेक्ट है, ये कौन है, ये है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ताजमहल के बारे में एक बार फिर से बताओगे आप कि ताजमहल है ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, 1983 में विश्व धरोहर में शामिल, और शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, उस्ताद अहमद लाहौरी। और एसएससी आजकल आपकी डेट भी पूछने लग गई, 1631 से 1648 तक। नेक्स्ट 1983 में ये आपके शामिल हुआ था अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ये शामिल हुई थी। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं कहाँ पे, डबल ए कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में आता है। डबल ए कहाँ आता है, डबल ए आना महान बात है। कैसी बात है, महान बात है। महान से महाराष्ट्र, डबल ए का मतलब अजंता एलोरा। अब अजंता की टोटल गुफाएं हैं 29। कितनी, 29। बौद्ध धर्म से संबंधित ये अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, जो बौद्ध धर्म हुआ था इनसे संबंधित है। वाकाटक वंश द्वारा निर्मित। तो ये आपके सवाल पूछा गया है कि वाकाटक वंश द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं, तो यहाँ पे अजंता था। और ये वाघोरा नदी के किनारे, कौन सी नदी, वाघोरा नदी के किनारे। चलेगा, तो अजंता की गुफाओं से 3 फैक्ट बनते हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र 1983, टोटल 29 गुफा है अजंता की, बौद्ध धर्म से संबंधित, वाकाटक वंश द्वारा निर्मित, और वाघोरा नदी के किनारे। चलिएगा, नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं। तो इनको भी 1983 में शामिल किया था। आप इनका चित्र देख सकते हो अच्छे से। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कुल गुफाएं 34 है, और ये चरणद्री पहाड़ी पर है। कहाँ पे, चरणद्री पहाड़ी पर। अब इसमें से टोटल जो 34 गुफाएं हैं, तो इसमें से 1 से 12 तक जो गुफाएं हैं, वो तो जो 12 गुफाएं हो गई, ये तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ठीक है। और 13 से 29 गुफा है, वो किससे संबंधित है, हिंदू धर्म से। और 30 से 34 गुफा है, यानी कि 4 गुफाएं, ये किससे, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से। अब आप इसमें से बताओगे कि जो हिंदू धर्म से गुफाएं हैं ये कितनी है, तो ये हो जाएगी आपके 16। तो 16 गुफाएं हिंदू धर्म से, और 4 गुफाएं किससे, 4 गुफाएं हैं इससे, जैन धर्म से। और 12 गुफाएं किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके, देखो अभी तक जो भी थे इनकी डेट थी 1983। अब आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। इनको 1984 में शामिल किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में। पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछ लिया कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे, ओडिशा में। फिर सवाल ये भी बना है निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह देव वर्मन
द्वारा। और कलिंग वास्तुकला का उदाहरण, तो आपसे पूछेगा कोणार्क सूर्य मंदिर का जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ये है कलिंग वास्तुकला का। किससे? कलिंग वास्तुकला से। तो ये आपके कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई 20 बार ये सवाल पूछा गया है। फिर एक 1984 का आपके एक स्मारक आता है जो कि तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम के स्मारक। ये भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित कौन सा है? महाबलीपुरम स्मारक। इसे पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। किससे? पंचरथ मंदिर। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पंचरथ मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में। कहाँ पे? महाबलीपुरम स्मारक तमिलनाडु में। ये समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा वाली राहतों आदि के लिए जाना जाता है और इसे 1984 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया था। नेक्स्ट, ये आप चित्र देख के बता सकते हो कि किसके बारे में बात होगी और कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चित्र जो दिख रहा है ना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना इसके एक ही सींग है। कितना? एक ही सींग। ठीक है, याद रखना। और देखो ये धोती टाइप क्या पेन रखा है इसके, ये चलेगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम में। कहाँ पे? असम में। इसको 1985 में शामिल किया गया। कब? 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये एसएससी और रेलवे ये एक ट्रेंड में चलते हैं। ठीक है, तो इनके पेपर का एक ट्रेंड होता है, ये एक फिक्स ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर आपने इसके ट्रेंड को पकड़ लिया तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं बचा सकता, आप पे 100% सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इसके ट्रेंड को आपको पहचानना, इसको पकड़ना आना चाहिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापना। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1974 में किसके रूप में कर दी? नेशनल पार्क के रूप में। किसके रूप में? नेशनल पार्क के रूप में। ये देख लो गेंडा आपको ही देख रहा है। किसको? आपको ही देख रहा है कि पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 2007 में टाइगर रिजर्व बना। देखो 1974 में नेशनल पार्क और फिर इनका प्रमोशन हो गया है। क्या हो गया? प्रमोशन हो गया किस में? टाइगर रिजर्व में। कब हुआ? 2007 में हो गया। कब हो गया? 2007 में। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। 100% इनमें से सवाल पूछा जाएगा। चलिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम में। और 1985 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को में। कब शामिल किया? 1985 में। और मानस कहाँ पे? असम में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है। तो पहला रिजर्व कौन सा है? ये है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम वाला। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था इसके तहत बाघ के रिजर्व में शामिल जो पहला रिजर्व है वो मानस ही। चलिएगा, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे? जो भरतपुर जिला है यहाँ पे, भरतपुर में। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में और 1985 में इसको शामिल किया, भरतपुर राजस्थान में 1985 में शामिल किया। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम, यानी कि पहले इसका नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य नेशनल पार्क वाज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इसका पुराना नाम है। चलिएगा, आगे आते हैं आपके हम्पी के स्मारक। किसके? हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। और 1986 में इसको शामिल किया गया था। हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है और इसको 1986 में शामिल कर लिया गया। कृष्ण देव राय द्वारा निर्मित है।
किसके द्वारा निर्मित है? करसन देवरोय द्वारा निर्मित। और 50 रुपये के नोट पर ये भी आपके बार बार पूछा जाता है कि 50 रुपये के नोट पर किसका है? हम्पी का स्मारक। जितने भी आपके नोट हैं, जो भी आपके पैसे हैं, इनके ऊपर किन का चित्र है? 2000 के नोट पे, 500 के नोट पे, 100 के नोट पे, 10 के नोट पे, 20 के और 5 के, इन सब के नोट के आपको चित्र पता होना चाहिए कि इस पर इसका चित्र है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि कौन से नोट पर रानी की बहाव ये बनी है, ठीक है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो हम्पी की स्मारक कर्नाटक में 50 रुपये के नोट पर है और निर्माण किसने करवाया था? करसन देवरोय ने। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया। तो हम्पी विजयनगर की जो अंतिम राजधानी थी वो कौन सी थी? विजयनगर की अंतिम राजधानी भी कौन सी थी? हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी विजयनगर की अंतिम राजधानी। नेक्स्ट, खजुराहो के मंदिर तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो आपके जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से सुन लो, इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। खजुराहो के स्मारक एमपी में, कहाँ पे? एमपी में। और निर्माण इसको विश्व धरोहर में शामिल 1986 में। ये चित्र तो देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं। खजुराहो के स्मारक 1986 में। मैं कोई भी चीज़ बार बार बोलूँ तो इसका मतलब आप बोरिंग फील मत करना, क्योंकि बार बार बोलने से चीज़ें हाथों हाथ याद हो जाती हैं। तो मैं आपको क्लास में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खजुराहो के स्मारक एमपी में 1986 में शामिल किया गया था। तो खजुराहो के जो स्मारक है ये किसने बनवाए थे? जो चंदेल शासक हुआ करते थे, इन्होंने बनवाए थे। किसने? चंदेल शासकों द्वारा। हिंदू धर्म और जैन धर्म, दो ऐसे धर्म है जिनके लिए मंदिर समर्पित है। तो खजुराहो के मंदिर किन किन धर्मों के लिए यहाँ पे बनाए हैं? जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए। चलिएगा, तो एसएससी वालों, और ये क्लास चाहे आप एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, ठीक है? इसमें कोई कंटेंट चेंज नहीं होता। फतेहपुर सिकरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और 1986 में इसको शामिल किया गया था। 1986 में। विजय का नगर है, इसे क्या बोलते हैं? विजय का नगर अकबर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा। यहाँ पंचमहल अनूप तालाब स्थित है। यहाँ पंचमहल भी है और अनूप तालाब भी स्थित है। चलिएगा, गोवा के जो गिरजाघर है इनको भी कहाँ पे शामिल किया गया है? जो यूनेस्को की साइड है इसमें। तो गोवा के गिरजाघर वे कॉन्वेंट कहाँ पे? गोवा में। और 1986 में शामिल किया गया। कब? 1986 में। पुर्तगाली राजधानी रहे इस शहर के चर्चे एशिया के धर्म प्रचार का प्रतीक है। तो एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक किससे माना जाता है? तो जो गोवा का गिरजाघर वे कॉन्वेंट है, इससे। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं। ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मैंने क्या बताया? ए ये कहाँ आते हैं? ए कौन है? महान है। कौन है? तो यहाँ पे ट्रिपल ए भी कौन है? महान है। तो ए फॉर एलिफेंटा, ए फॉर अजंता, ए फॉर एलोरा, सारे के सारे कहाँ पे? महाराष्ट्र में। धारापुरी गुफाएं एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम है। तो धारापुरी गुफाएं किसका नाम है? एलिफेंटा गुफाओं का नाम है। और इनको 1987 में शामिल किया गया था। अगर आप चित्र देखना चाहो तो इसका देख सकते हो। देखो कितना अच्छा सा चित्र है यहाँ पे। ये है आपके एलिफेंटा की गुफाएं, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिएगा, ये कितनी गुफाएं? ये आपके टोटल 7 गुफाएं। कितनी? 7, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट आता है आपके
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 1987 में शामिल किया गया था। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 1987 में शामिल है। ये गंगा डेल्टा का हिस्सा है। किसका? गंगा डेल्टा का। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। इसका निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा पर होता है और ये गंगा का डेल्टा है। किसका? गंगा डेल्टा का हिस्सा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, पट्टादकल के स्मारक। पट्टादकल के स्मारक कहाँ है? कर्नाटक में 1987 में शामिल, और जिसमें से 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर। जैन मंदिर का क्या नाम है यहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर। तो पट्टादकल के जो स्मारक है ये कर्नाटक में 1987 में शामिल किया। 9 हिंदू मंदिर है और एक जैन मंदिर। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो ना, आप फौज में जाना चाहते हो ना, तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। सेलेक्ट होने के बाद में आप इसको भले ही अनसब्सक्राइब कर देना, आपके एग्ज़ाम के बाद भी कर देना, लेकिन आपके एग्ज़ाम तक जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको यहाँ पे वही चीज़ें दी जाएगी, यहाँ पे आपको वही चीज़ें दी जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से और जल्दी से हो जाए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। चोल मंदिर कहाँ पे? तो चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 में शामिल। राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित। किसने बनवाया था? राजेंद्र चोल ने। बृहदेश्वर, तंजावुर और ऐरावतेश्वर मंदिर। तो यहाँ जो चोल मंदिर है वो कौन से? बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर के मंदिर है और ऐरावतेश्वर के मंदिर है। कहाँ पे? तमिलनाडु में चोल मंदिर है। इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, तंजावुर में तो कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर है, और गंगाईकोंडा चोलीश्वरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। देखो इस मंदिर का नाम देखो कितना बड़ा है। चलिएगा, तो ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट है नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो आपसे पूछा जाता है नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में 1988 में। देखो कितना अच्छा चित्र है। यहाँ पर देखो वास्तव में ये फूलों की घाटी है। आप पे जब जॉब लग जाओ तो यहाँ पे घूमने ज़रूर जाना, अकेले मत जाना, उनको भी साथ लेके जाना। चलिएगा, तो फूलों की घाटी या नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। सांची के बौद्ध स्तूप। तो सांची की जो बौद्ध स्तूप है ये कहाँ है? एमपी में 1989 में शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप एमपी में 1989 में शामिल। अशोक द्वारा निर्मित है और सांची की स्तूप 200 रुपये के नोट पर है। कहाँ पे? 200 रुपये के नोट पर। और अभी मैंने आपको बताया कि 50 रुपये के नोट पर कौन सा है? हम्पी। तो 50 पे हम्पी, 200 पे सांची। दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन। हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज। तो यहाँ दीवारों पर किसका वर्णन है? जातक कथाओं का। तो यहाँ पे जातक कथाओं का वर्णन है इनकी दीवारों पर। और हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन सांची की बौद्ध स्तूप में है, और हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की खोज कब की थी? 1818 में। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके हुमायूं का मकबरा। कौन सा? हुमायूं को मकबरा 1993 में शामिल किया और दिल्ली में है, और राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल। राजधानी, अरे भारत की राजधानी दिल्ली है कि नहीं है? तो दिल्ली से पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। चलिएगा, तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए।
अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास हम कल के पार्ट में करेंगे। अगर आप चाहते हो, अभी ये 30 मिनट की आज की अपनी क्लास हुई है, ये लगभग 30 मिनट की हुई है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आप पे क्लास का टाइमिंग बढ़ाओ, तो हम टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, चलेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। तो इसमें बहुत सारे देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी क्लास अच्छे से लेनी है और हम हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बताना आपकी क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा और बढ़ाया जाए क्या? मैं लगभग 50 मिनट से 1 घंटे की क्लास कर दूं क्या? चलो 1 घंटे की क्लास कर दूं क्या? अगर आप चाहते हो कि 1 घंटे की क्लास करें तो हम क्लास कर देंगे, लेकिन इसके लिए बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए। जितने आप देखते हो क्लास को उतने के उतने यहाँ पे लाइक मिलने चाहिए, और जो मैंने सवाल पूछा उनके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। एक तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्या दोगे, आंसर दोगे, और एक आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और जितने बच्चे देख रहे हो वो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये अगर इतना आप कर सकते हो, ये आपके लिए संभव है, तो मैं आपकी क्लास 1 घंटे क्या 2 घंटे की भी कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में मैराथन लेके आपको वापस इसका रिवीजन ज़रूर करवाऊँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको एक इन्फॉर्मेशन और भी देनी है, जो अपने रेलवे की जॉब भी आपके तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हो, या फिर ग्रुप डी की कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल, तो उन सब की मैंने एक प्रीवियस ईयर जो जीके के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो चला रखी है, तो वो आप जाके देखना। मैंने अभी उसमें 10 क्लासेज करवाई है, जो कि आपके उसमें प्राचीन हिस्ट्री ख़त्म की, प्राचीन हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी 10 क्लासेज में। और आज मैंने उसमें स्टार्ट किया आपके मध्यकालीन इतिहास, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री। तो उसमें से हम लगभग 15,000 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 15,000 क्वेश्चन विथ डिटेल, जो कि आपके एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये क्लास जो अभी आप ले रहे हो, या चाहे कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, सब में जीके समान आता है, उनमें भी यही पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों के पेपर कौन करवाती है? आपके टीसीएस करवाती है, और चाहे आप दिल्ली पुलिस की भी कर रहे हो तो ये क्लासेज ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।